हेलो बच्चों, आज हम लोग लैक ऑपरॉन को समझते हैं। लैक ऑपरॉन के को काफ़ी बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम लैक ऑपरॉन पे एक वीडियो बना दीजिए, टफ लगता है। ठीक है, आज के बाद आपको ये टफ नहीं लगेगा, इट्स माय प्रॉमिस। ओके, तो लैक ऑपरॉन को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ा है कि सेंट्रल डोगमा नाम की चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, होता क्या है सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा हम कहते हैं कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, वी ऑल नो इट वेरी वेल कि डीएनए ही डीएनए को बनाता है। फिर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। एमआरएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये सीक्वेंस होता है। यही सीक्वेंस हर एक सेल में हमारी बॉडी के अंदर फॉलो होती है। डीएनए डीएनए बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इस सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। ओके, अब ये प्रोटीन, यहाँ पे हम कौन सी प्रोटीन की बात कर रहे हैं? आप कहोगे कि मैम प्रोटीन तो हम दाल से खाते हैं, दाल खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिल जाती है। नहीं, यहाँ पे वो प्रोटीन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे उस प्रोटीन की बात कर रही हूँ जो हमारी सेल के अंदर बनती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी तरह के एंजाइम्स हैं या जितने भी तरह के हार्मोन्स हैं, वो एक्चुअली में प्रोटीन, आप इनको कह सकते हैं कि वो क्या है? प्रोटीन है। तो यहाँ पे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जब हम फूड लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो बहुत सारे एंजाइम्स की हमें ज़रूरत होती है। बहुत सारे एंजाइम्स से हमारे जो भी हमने खाया है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, पचाया जाता है। तो वो सब कहाँ से बनते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से आते हैं? वो आरएनए से आते हैं। आरएनए कैसे बनाता है? डीएनए से। डीएनए के पास हर प्रोटीन, हर एंजाइम, हर हार्मोन बनाने का फॉर्मूला है जो हमारी बॉडी को चाहिए। ये सारा कोड डीएनए से आरएनए में जाता है। फिर आरएनए उसी कोड के आधार पर उस प्रोटीन को जाके राइबोसोम से बनवाता है। कहाँ बनवाता है? राइबोसोम्स के पास। इसलिए हम राइबोसोम्स को बोलते हैं राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। कोई भी एंजाइम, जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे इंसुलिन हार्मोन की बात कर रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज में बनता है, पैंक्रियाज की सेल्स में बनता है, लेकिन कैसे बनता है ये सिर्फ डीएनए को पता है। इंसुलिन का बनाने का जो फॉर्मूला है, जो कोड है, वो सिर्फ डीएनए के पास है। डीएनए अपना कोड आरएनए को देगा, डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो ये सारा कोड आरएनए के पास आ जाएगा। फिर आरएनए उसी कोड के आधार पर जाके इंसुलिन बनवाएगा राइबोसोम्स के पास। ओके, तो कुछ हार्मोन या कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी में हमेशा होती है, जिनको हमेशा ही बनवाना है। मतलब उसका डीएनए से आरएनए इंफॉर्मेशन ले और फिर प्रोटीन बनवाए, ये काम हमेशा चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को हमेशा ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने वाला तो ये जो प्रोसेस, इसको रोकना पड़ता है। तो इस आधार पर हम जीन रेगुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन रेगुलेटिव जीन एंड रेगुलेटिव जीन। नॉन रेगुलेटिव जीन मतलब जिनको रेगुलेट करने की, जिनको कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको कॉन्स्टिट्यूटिव एंड हाउस कीपिंग भी बोलते हैं। रेगुलेटिव जीन जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है, जिनको हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहें कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आप हमेशा करते हो, आप श्वास हमेशा लेते हो। जब तक आप जीवित हो आप रेस्पिरेशन करोगे, है ना? जब रेस्पिरेशन करना बंद कर दोगे तो फिर सब कुछ करना बंद कर दोगे। तो रेस्पिरेशन बहुत नेसेसरी प्रोसेस है और ये हमेशा होती रहती है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जितने एंजाइम्स की जरूरत होगी, वो एंजाइम्स आपको हमेशा चाहिए या कभी कभी चाहिए? टाइम टू टाइम चाहिए। आप कहेंगे हमेशा चाहिए मैम, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हम हमेशा कर रहे हैं ना, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सांस तो हम ले ही रहे हैं ना। तो श्वसन के लिए जो भी एंजाइम्स की आवश्यकता है वो हमेशा है। तो वो एंजाइम्स हमेशा बनने हैं। वो प्रोटीन जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमेशा बनाना है, तो हम उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन रेगुलेटिव। लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन एंजाइम्स होते हैं जिनको टाइम टू टाइम बनाना होता है, समय समय पे बनाना होता है, उनकी हमेशा जरूरत नहीं होती। तो फिर उनको बनाने वाला एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन से हमें रोकना पड़ता है। एसिड जीन को हम बोलते हैं रेगुलेटिव जीन। देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में ऐसा ही एक तरीके का रेगुलेटिव मॉडल देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं लैक ऑपेरॉन मॉडल, जिसको जैकोब एंड मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था पास्चर इंस्टीट्यूट में। और अगर डेट पूछा जाए तो कौन सी? 1961। ओके, तो प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ओके, यानी ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। देखेंगे क्या होता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये हमारी बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया है ये? ई कोलाई बैक्टीरिया।
अब ई कोलाई बैक्टीरिया, तो इसके पास अपना डीएनए भी होगा, इसका हमने इतना बड़ा सा डीएनए बना दिया, इसकी पूरी सेल में हम सिर्फ डीएनए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ डीएनए से मतलब होगी। ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये दो चीजें खाता है, लैक्टोज भी खाता है और ग्लूकोज भी खाता है। ठीक है, अब इसके जो डीएनए है, इस डीएनए के जीन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रमोटर जीन, इनहिबिटर जीन, फिर प्रमोटर जीन, फिर ऑपरेटर जीन। ओके, और आगे का जितना बचा है वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, पीपो, इसको याद कर लो, पीपो, PIPO, प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और उसके बाद स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल जीन में 3 सिस्टोन है, Z, Y, A, मतलब स्ट्रक्चरल जीन के भी 3 पार्ट है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, Z, Y एंड A। ठीक है, P फॉर प्रमोटर, I फॉर इनहिबिटर, O फॉर ऑपरेटर एंड S फॉर स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल जीन में 3 खंड हैं, Z, Y एंड A। अब क्या होता है कि अगर जब ये लैक्टोज खाएगा, इसकी बॉडी के अंदर लैक्टोज जाएगा, तो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम की जरूरत होगी कि नहीं होगी, जब लैक्टोज खाएगा तब। लेकिन अगर इसको लैक्टोज मिल ही नहीं रहा है, ये ऐसे मीडियम में है जहाँ पे लैक्टोज नहीं है, तो क्या लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम की जरूरत है? आप बताइए, नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लैक्टोज मिलेगा तब उसको पचाने वाले एंजाइम बनाए तब तो ठीक है, जब लैक्टोज खा ही नहीं रहा है तो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम की क्या जरूरत है? और लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम का जो फॉर्मूला है, जो कोड है, इसी ZYA के पास है। तो ZYA का ट्रांसक्रिप्शन रोक देना होता है जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में, और ऐसे सिस्टम को हम फिर बोलते हैं ऑफ मोड। तो ऑफ मोड में क्या होता है, ये जो इनहिबिटर है, प्रमोटर से मैंने आपको बताया कि प्रमोटर साइड से क्या जुड़ा रहता है, RNA पॉलीमरेज, इससे एक RNA पॉलीमरेज जुड़ा है, इससे भी एक RNA पॉलीमरेज जुड़ा है। अब ये RNA पॉलीमरेज जब आगे बढ़ता है तो ये स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बना देता है। जैसे ये डीएनए है, तो डीएनए के प्रमोटर साइड पे पहले RNA पॉलीमरेज आके जुड़ता है, फिर RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के स्ट्रक्चरल जीन का पूरा कोड ले लेता है और ये कोड mRNA के फॉर्म में ले लेता है, फिर ये mRNA जाके प्रोटीन बना देता है। ये सिंपल सी प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर से RNA पॉलीमरेज जुड़ा तो है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर ये आगे बढ़ गया तो ये ZYA का इंफॉर्मेशन ले लेगा और लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम बना देगा, बट लैक्टोज तो मीडियम में है ही नहीं, समझ रहे ना। तो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम की जरूरत क्या है, तो इसको बंद करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि यहाँ वाला जो प्रमोटर पर RNA पॉलीमरेज जुड़ा है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इनहिबिटर से एक mRNA बनाता है, इनहिबिटर से केवल, और इनहिबिटर फिर एक प्रोटीन बनाता है। जब mRNA बनेगा तो mRNA से प्रोटीन बनेगा, क्योंकि यही तो सेंट्रल डोग्मा है। यहाँ से बना रिप्रेशर प्रोटीन, इसने क्या बनाया, रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर मतलब दबाने वाला। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देगा। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो आप बताइए, इस वाले प्रमोटर पे जो RNA पॉलीमरेज जुड़ा है, क्या ये आगे बढ़ पाएगा? अब नहीं, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है। ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया है किसने, रिप्रेशर प्रोटीन ने। इस रिप्रेशर प्रोटीन को बनाया किसने, इनहिबिटर जीन ने, जो जाके ऑपरेटर पर ब्लॉक हो गया। अब इस प्रमोटर का जब तक RNA पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ZYA का इंफॉर्मेशन वो नहीं ले पाएगा, mRNA का सिंथेसिस नहीं होगा। mRNA का सिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। कौन सी प्रोटीन, लैक्टोज को पचाने वाली। और यही तो हमें करना है, हमें लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मीडियम को लैक्टोज मिल ही नहीं रहा है। इस बैक्टीरिया को जब तक लैक्टोज नहीं मिलेगा तब तक ऑफ रखा जाएगा। इसको मीडियम को कैसा रखा जाएगा, ऑफ। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की। अगर इसको लैक्टोज मिल गया तो क्या होगा। देखिए, सेकेंड सिचुएशन हम बना रहे हैं। इसी बैक्टीरिया को हमने फिर से बना दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब लैक्टोज मिल गया इसको, अब मीडियम में लैक्टोज है, तो क्या होगा, ये रहा इसका डीएनए, इसमें हमने लिखा पीपो, प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और इसके बाद जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसी के पास लैक्टोज एंजाइम का फॉर्मूला है, लैक्टोज एंजाइम का कोड है, जिसके 3 खंड हैं, ZYA। ओके, अब यहाँ पे तो ऑपरेटर को तो ब्लॉक करके रखा है। किसने ब्लॉक करके रखा है, रिप्रेशर प्रोटीन ने। इस रिप्रेशर प्रोटीन को बनाया किसने था, इनहिबिटर ने। बेचारा प्रमोटर साइड पे RNA पॉलीमरेज जुड़ा है,
लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि ऑपरेटर तो ब्लॉक है। जब ये आगे बढ़ेगा नहीं तो ZY1 से mRNA बनाएगा नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। अब होता क्या है, जैसे मीडियम में थोड़ा सा लैक्टोज मिला तो लैक्टोज की अंदर एंट्री होती है। लैक्टोज की अंदर एंट्री करवाता है परमिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? परमिएज एंजाइम। परमिएज मतलब परमिशन, ये परमिशन देगा, लैक्टोज को परमिशन देगा, आओ अंदर आ जाओ आप, ठीक है। तो अब परमिएज एंजाइम और लैक्टोज एंजाइम जब आपस में थोड़ा सा जुड़ेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये एक एलोलैक्टोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एलोलैक्टोज। अब ये जो एलोलैक्टोज है ये रिप्रेशर प्रोटीन को बहुत पसंद है। मतलब ऐसे मान लो कि रिप्रेशर बना पहले इनहिबिटर से, फिर जाके ऑपरेटर से जुड़ा, लेकिन अब ये एलोलैक्टोज को देख के ललचाएगा। मतलब एलोलैक्टोज इसके लिए चॉकलेट है। ये सोचेगा कि मैं ऑपरेटर को छोड़ता हूँ, क्यों मैं ऑपरेटर को पकड़ के बैठा हूँ बिना मतलब, मेरे लिए एक चॉकलेट आ गई है, मैं जाके चॉकलेट खाता हूँ। तो ये रिप्रेशर प्रोटीन इसको छोड़ देगा ऑपरेटर को, और किसके पास आ जाएगा? एलोलैक्टोज के पास आ जाएगा। ये देखिए किसके पास आ गया? एलोलैक्टोज के पास आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इट हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ऑपरेटर से ज्यादा है। इसके पास आ गया। अब जैसे ही इसके पास आएगा ऑपरेटर को छोड़कर, ऑपरेटर जो ब्लॉक था वो ओपन हो जाएगा। ऑपरेटर ओपन हो जाएगा तो प्रमोटर से जो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है वो आगे बढ़ जाएगा आराम से, और आगे बढ़कर वो ZY1 का पूरा इंफॉर्मेशन ले लेगा, mRNA बना देगा। फिर mRNA से 3 एंजाइम बनाएंगे लैक्टोज को पचाने वाले, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटिलेज नाम के 3 एंजाइम बनेंगे। और इनका क्या हुआ? ये जो रिप्रेशर प्रोटीन जो ऑपरेटर को छोड़ के एलोलैक्टोज के पास आए हैं, ये एलोलैक्टोज इनके खंड खंड कर देगा, इनको डीएक्टिवेट कर देगा, मतलब खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, ऑपरेटर को छोड़ के चॉकलेट की लालच में आए थे और ये जो है इनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऑपरेटर आपका ओपन हो गया, आरएनए पॉलीमरेज आराम से आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे ZY1 क्यों कहा गया है? क्योंकि इस स्ट्रक्चरल जीन में 3 एंजाइम बनने के फॉर्मूला है, 3 एंजाइम बनाने का कोड है। ये जो Z वाला पार्ट है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जो Y वाला पार्ट है ये बनाएगा परमिएज एंजाइम, और जो A वाला पार्ट है वो बनाएगा ट्रांस एसिटिलेज। ऐसी कंडीशन को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं। मतलब कि कई सिस्ट्रॉन है इसमें, कई एंजाइम या कई प्रोटीन बनाने का कोड है इसके पास, तो हम बोल देंगे इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना जेड वाले से, ये क्या करेगा? ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, लैक्टोज खा रहा है यानी लैक्टोज का पाचन कराएगा। परमिएज लैक्टोज को अंदर आने की परमिशन देता रहेगा, और ट्रांस एसिटिलेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिवेट करेगा, यानी ये वाला एंजाइम इस वाले एंजाइम की हेल्प करेगा। समझ रहे हैं ना? तो 3 एंजाइम बन गए इससे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक ऑफ मोड है और एक ऑन मोड है। याद कैसे करेंगे? पीपो और उसके बाद ZY1 स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे प्रमोटर पे, इस वाले प्रमोटर पे भी आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, इस वाले प्रमोटर पे भी आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है। इस वाले प्रमोटर का आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, इनहिबिटर से mRNA बनाया, और इस mRNA ने एक ऐसी प्रोटीन बना दी, रिप्रेशर प्रोटीन बना दी, मतलब दबाने वाली प्रोटीन बना दी। और ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर्स को बहुत पसंद करती है, जाके ऑपरेटर से जुड़ गई, ऑपरेटर को पकड़ लिया पूरी तरीके से। अब जब ये इस पे जुड़ जाएगी तो ये वाले प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ZY1 का इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, कोड नहीं ले पाएगा, लैक्टोज को पचाने वाले ये तीनों एंजाइम नहीं बना पाएगा। और बनाना भी क्यों है? क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं मीडियम में, तो बनाएगा क्यों फालतू में इतनी मेहनत की जाए, है ना? इसीलिए इसको कहते हैं कि ये लैक्टोज को ऑपरेट करने वाला मॉडल है, मतलब लैक्टोज ऑपरॉन मॉडल है। ये ऑफ रहता है नॉर्मली, लेकिन लैक्टोज की प्रेजेंस में ऑन हो जाता है। जब लैक्टोज मीडियम में मिला, इसको खाने के लिए लैक्टोज मिला, तो अब इस रिप्रेशर प्रोटीन को जिसने ऑपरेटर को पकड़ के रखा है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए एक चॉकलेट बनाई गई एलोलैक्टोज नाम की। जैसे ही लैक्टोज थोड़ा सा अंदर जाएगा, अब अंदर जाएगा कैसे? पहले से कुछ परमिएज एंजाइम इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, पहले से कुछ परमिएज एंजाइम बना रहेगा, वो परमिएज एंजाइम लैक्टोज को अंदर आने की परमिशन देगा। दोनों मिलके एक एलोलैक्टोज नाम की चॉकलेट बनाएंगे, जिसको देखकर ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है इनको बहुत लालच आएगी, और इस कहेंगे क्या हम ऑपरेटर को पकड़ के बैठे हैं, चलते हैं हम चॉकलेट खाने। यहाँ से आ जाएंगे एलोलैक्टोज के पास, रास्ता खुल जाएगा।
यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फिर आगे बढ़ेगा, स्ट्रक्चरल जीन का पूरा कोड ले लेगा और इनका क्या हुआ, इनके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, इनको डीएक्टिवेट कर दिया एलोलैक्टोज ने। ZYA का इंफॉर्मेशन ले लेगा तो Z वाले पार्ट से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, Y वाले पार्ट से परमीएज एंजाइम बनाएगा और A से ट्रांस एसिटिलेज बनाएगा। और तीनों एंजाइम आप देख रहे हैं लैक्टोज के डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। ये लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा, ये लैक्टोज को अंदर आने की परमिशन देगा और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके से ये जो जीन है ये किस तरीके का जीन हुआ, रेगुलेटरी जीन हुआ। इसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, कभी ऑफ है कभी ऑन है, तो ये रेगुलेटरी की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लग्जरी जीन भी कहते हैं। यहाँ पे जो लैक्टोज है, लैक्टोज इंड्यूसिबल का काम कर रहा है। लैक्टोज इज इंड्यूसिबल हेयर। इंड्यूसिबल का मतलब प्रेरित करने वाला, किसी रिएक्शन को प्रेरित कर रहा है। जब लैक्टोज नहीं था तो ये ऑफ था, लेकिन लैक्टोज के आते ही ये प्रेरित हो गया, मीडियम मतलब जो ये पूरा सिस्टम था ये ऑन हो गया। तो हमने कहा कि लैक्टोज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इंड्यूसिबल का। और लैक ऑपरॉन एक निगेटिव मॉडल भी कहलाता है। इसको निगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रिप्रेसर बन रहा है ये निगेटिव नेचर का है, इसने सारे सिस्टम को बंद कर दिया है, तो हम इसको निगेटिव भी बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लेते हैं कि लैक ऑपरॉन किस तरीके का है रेगुलेशन है, निगेटिव रेगुलेशन है या पॉजिटिव, तो आपका आंसर होगा ये निगेटिव रेगुलेशन है और इंड्यूसिबल है। प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में लैक्टोज नहीं रहेगा तो ये मीडियम ऑफ रहेगा, लैक्टोज रहेगा तो ये मीडियम ऑन रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द लैक ऑपरॉन कॉन्सेप्ट। होप है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में इन्फॉर्म करिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा और मैं बहुत जल्द आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगी, आपकी रिक्वेस्ट पे ही लेकर आऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।